नमस्कार बच्चों, एक बार और हम आपके सामने लेकर के आए हैं प्रतिशतता की एक नेक्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास है ये। इसमें हम परसेंटेज के वो क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे बचे हुए हैं। मतलब आज एक तरीके से DSSB में आए हुए परसेंटेज के सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है बेटा, एक एक सवाल को आराम आराम से करिए, सोच समझ करके करिए, जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। बच्चों को बताएं कि DSSB के सारे क्वेश्चन इस चैनल पर मैथ्स के आपको सॉल्व मिलेंगे। देखते हैं बेटा हमारा प्रश्न क्या है इस बार। हमारा प्रश्न क्या है, तो हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न आज आ गया है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए। 50% अंक चाहिए मेरे बच्चों। आप देखो, 50% अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, उसे 100 अंक मिलते हैं, उसको आपके 100 अंक मिल जाते हैं, तब भी वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। 100 अंक तो प्राप्त करता है लेकिन 50 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये 50 अंक उसे मिल जाएं तो इसका मतलब उसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे, यानी 150 पर बच्चा पास माना जाएगा। अब वो कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए उसे 50% अंकों की आवश्यकता है, तो आप निसंदेह ये कह सकते हैं कि 50% का मतलब कितना हो जाएगा? आपका 150 हो जाएगा। 50% का मतलब 150 हो जाएगा। तो आप ये बता दो कि अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक तो बेटा 100% ही होते हैं। जब 50% का मान 150 है तो 50 से 100 करने के लिए आपने 2 से गुणा करी, तो यहां पर भी आप 2 से गुणा करके इसको 300 बता सकते हैं। यानी मैक्सिमम मार्क्स जो हो जाएंगे वो 300 हो जाएंगे। कितना बेहतरीन और खूबसूरत सवाल था। प्राइमरी टीचर एग्जाम में ये सवाल आपका आ चुका है सन 2018 में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% खर्च करता है। कई लोग इसे कई तरीके से करते हैं, लेकिन मैं इसे बेस्ट और एक आसान तरीके से इस सवाल को करता हूं। मुझे तो भाई यही पता है कि हाँ भाई, इनकम जो होगी उसकी एक्स होगी। अगर वो एक्स में से संपत्ति का 30% खर्च कर देगा तो एक्स का उसके पास 70% बच जाएगा, है ना। अब जो भी बच जाता है वो अपने आप में 100% बनता है। अब जो उसके पास बच गया है उसके बाद उसमें से वो क्या करता है कि 20,000 रुपए और खर्च कर देता है। तो आप इसमें से 20,000 रुपए और खर्च कर दो। जब 20,000 खर्च कर दोगे तो आपके पास ये बचेगा। जो भी आपके पास बचेगा, शेष जो भी बचेगा, शेष 100% बन जाता है। वो कहता है बाद में शेष का 10% खर्च करता है, यानी इस राशि का भी वो क्या करता है? 10% खर्च करता है। तो इस राशि का 90% उसके पास बच जाएगा। अब उसके पास जो बचता है वो उसको कहता है कि वो जो है वो आपका किसके बराबर है? वो है आपका 29250 के बराबर है। ये वाली बात वो कह देता है। तो अगर आप इसको काटोगे तो आपका 0 से 0 कट जाएगा। 9 से अगर आप इसे काटोगे तो ये 9 से कट जाएगा। 9 तियां 27, 2 और 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ये आपका आ जाएगा 7x/10 माइनस का 20,000, है ना। और ये जो आपका डबल जीरो नीचे था इसको आप उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 32500। आपको क्या करना है? माइनस के 20,000 को उधर भेज देना है। जब आप माइनस का 20,000 उधर भेज देंगे तो माइनस से वो प्लस का हो जाएगा, यानी 52500 हो जाएगा। 7 से आप इसे काट सकते हो, 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 7 पंजे 35। डबल जीरो यहाँ पर आएगा, एक जीरो यहाँ से इसको मिल जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 75,000 आ जाएगी। बहुत ही आसानी से आपने इस सवाल को कर दिया। आप इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चला कीजिए, कभी भी सवाल गलत नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, आगे आ जाइए। दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से 285 अंक प्राप्त किए। प्रतिशत अंक क्या है? किसी भी चीज का अगर आपको प्रतिशत निकालना हो, जैसे यहां आपको प्रतिशत अंक निकालने हैं, आपने हाई स्कूल में भी करी है ये वाली चीज। क्या होता था? जितने आपके अंक आते थे, जैसे 285 आपके अंक आए हैं, तो आप क्या करते थे? 285 को ऊपर रख देते थे और ये कहते थे कि कितने में से आए हैं, तो आपके 500 में से आए हैं, तो 500 को नीचे रख देते थे और गुणा किससे करते थे? आप 100 से गुणा कर देते थे। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से काटोगे तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, यानी 57% उसके अंक आए हैं। 57% आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। आइए देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन है 37.5% को आपको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। 37.5% है तो 37 दूनी 74 और एक 75/2 आ गया। परसेंट लगा है तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। परसेंट जो लगा है, जैसे 37 सही 1/2% है मेरे बेटा, तो आप क्या करते हो, 2 की 37 से गुणा करते हो, 74 और एक 75/2 लिख देते हो। ये परसेंट नीचे हटता है तो नीचे 100 लगता है, तो 25 तियां 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, तो 3/8 जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर माना जाएगा। आ जाओ बेटा देखते हैं 5वां सवाल। गीता ने एक फेस क्रीम बिक्री दर से 79.10 रुपए में खरीदी। फेस क्रीम का अंकित मूल्य 70 रुपए है, तो बिक्री कर की दर बताइए। तो देखिए आपकी कर के साथ, बिक्री कर के साथ जो उसका रेट है वो 79.10 है ना। और आप कह रहे हो कि 70 रुपए उसका अंकित मूल्य है, तो 70 रुपए अगर उसका अंकित मूल्य है तो यानी कर कितना हुआ, 9.10 हुआ। अब 9.10 का मुझे दर निकालना है, परसेंटेज निकालना है 70 के ऊपर, और गुणा कर देंगे हम इसकी 100 से। तो आप जानते हो कि अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और इसका परसेंटेज जो आएगा वो 7 से काट दोगे तो 13 सत्ते 91 होता है, 13% आएगा। ये सवाल आपका लैब सहायक परीक्षा में आया हुआ है और आपने इसको बहुत ही आसानी से कर दिया। बात है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली क्लास में मैंने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है कि मैं उसी पैटर्न को लेकर के चल रहा हूं, और वो पैटर्न मैं भूल नहीं रहा हूं, उसी पैटर्न को बार बार दोहरा रहा हूं। मैंने कहीं पर भी उस पैटर्न को चेंज नहीं किया है, उसी पैटर्न से सारे के सारे सवाल हो रहे हैं, आपके सामने साक्षात हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन में से 65% खर्च कर देता है। भाई वेतन होता है किसी का भी 100%, उसमें से उसने कर दिया 65% खर्चा। जब 65% खर्च कर दिया तो 35% उसके पास बच गया। वो कहता है 525 रुपये हर महीने बचाता है, यानी 35% का मतलब मैं आपसे कहूँगा कि 525 के बराबर है। 35% 525 के बराबर है, तो वो कह रहा है कितना वेतन पाता है, तो वेतन तो 100% पाता है ना। देखो 5 सत्ते 35 और 5 से काट दूं तो 5 से 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 7 से मैं इसे काटूंगा तो 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी आपका 1% का मतलब जो है वो 15 है, और आपका जो वेतन था वो 100% था। 1% का मतलब आपका 15 है, तो 100% का मतलब आपका 1500 हो जाएगा। बेहतरीन सवाल, ये मोटर वाहन इंस्पेक्टर परीक्षा में आया हुआ सवाल है, जिसको आपने सेकंडों में कर दिया। साहब आप आ जाइए। आप कहते हैं कि जब एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 30% बढ़ गया तो टेलीविज़न सेटों की बिक्री में 20% कमी हो गई। प्राप्त राजस्व पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा। मैं आपसे ये कहूँगा कि DSSB के पेपर में एक बार को खाना खा करके मत जाना, एक बार पानी पी करके मत जाना, लेकिन आप एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप इस फॉर्मूले को पढ़ करके ज़रूर जाना कि x + y + x × y/100। मैंने इस पर आपको दिखा दिया कि अनगिनत सवाल आए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं परसेंटेज से। 30% बढ़ गया, 20 की कमी हुई तो -20 प्लस का 30 गुणा आप कर लो -20/100। आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो। 30 में से 20 गया, 10 बचेगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 बचेगा, तो 4% आपका आंसर आ जाएगा। 4% प्लस में आ रहा है, इसीलिए वृद्धि 4% मानी जाएगी बेटा। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ करके जाएंगे। हर पेपर में ये वाला सवाल आपके पास आया है, हर पेपर में पूछा जा रहा है। वह गुणक ज्ञात कीजिए जिससे किसी संख्या में गुणा करने पर 17% की वृद्धि हो जाती है। मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी संख्या में 10% की वृद्धि करनी है तो 110/100 से गुणा कर दो। मैं आपसे कहता हूं ना इस चीज़ को 5% की वृद्धि करनी है तो 105/100 से गुणा कर दो। मैं आपसे कहता हूं कि भैया 20% की वृद्धि करनी है, 120/100 से गुणा कर दो। 20% की कमी करनी है तो 80/100 से गुणा कर दो। 10% की कमी करनी है तो 90/100 से गुणा कर दो। अगर वृद्धि करती हैं तो 100 में जोड़ करके बटे 100 करते हैं। जैसे 50% की वृद्धि करनी है तो 150/100 कर दो।
150/100 से गुणा कर दो। अगर आपको 70% की वृद्धि करनी है तो 170/100 से गुणा कर दो। यहां पर वो क्या कह रहा है, किससे गुणा करनी चाहिए कि 17% की वृद्धि हो जाए, तो मैं कहूंगा 117/100 से गुणा कर दो, अपने आप वृद्धि हो जाएगी। और जब आप 117 को 100 से काटेंगे तो बेटा 1.17 आएगा, तो यही आपका सही आंसर माना जाएगा। 1.17 आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? आगे देखते हैं। कहता है एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, फिर इसके उपरांत 10% कम किया जाता है, परिणामी संख्या में क्या होता है? देखो 10% से तो बढ़ाया जा रहा है, 10% से घटाया जा रहा है, 10% बढ़ाया जाता है, 10% घटाया जाता है। फाइनली ऐसे केसेस में हमेशा लॉस ही होता है, और लॉस होता है x²/100, या फिर आप इस पूरे फॉर्मूले को लगा करके भी बता सकते हो कि 1% की क्या हो जाएगी, कमी, यानी 1% का हास हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, 1% का नुकसान हो जाएगा। वही फॉर्मूला है, कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने क्वेश्चन आए हैं इस फॉर्मूले पे, अभी भी पता नहीं, आगे एक आध क्वेश्चन और मिल जाए। एक वर्ग की भुजा को मापने में 2% की त्रुटि आती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी? देखो यहाँ पर त्रुटि को पॉजिटिव लो, है ना, क्योंकि 2% का झटका लग रहा है, 2% का झटका लग रहा है भुजा को मापने में, है ना, तो 2 + 2 + 2 गुणा 2/100 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 और 2 4 आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 और 100 से आपको भाग देना है, तो ये आएगा 4 + 0.04 आएगा, तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा 4.04% आ जाएगा। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो आपका आंसर आ जाएगा 4.04%। बहुत ही आसान सवाल था ये। त्रुटि वाला सवाल बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि एक घोटाले वाला सवाल आता है। एक सवाल आता है ना कि 10% का घोटाला तोलते समय करता है और वो खरीदने जाता है तो 10% का घोटाला करता है, तो कितने % का टोटल घोटाला करता है? तो उसका आंसर यही होता है बेटा, है ना, 10 और 10 20 और 1 21, तो टोटल 21% का घोटाला आ जाता है। फिलहाल यहाँ घोटाले की नहीं, त्रुटि की बात करी थी और आपका 2% लिखा हुआ था। ठीक है बेटा, आ जाओ आगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति वर्गाकार बगीचे में, वर्गाकार बगीचा यानी वर्गाकार का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर हैं, वो कहता है वर्गाकार बगीचे में विकर्ण की दिशा में चलता है, ऐसे चलता है बेटा, तो कहता है किनारों पर ना चल करके लगभग कितने प्रतिशत की दूरी बचाई? अगर उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना था तो वो ऐसे आ सकता था भुजाओं के माध्यम से। अगर ये एक है तो ये भी एक है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे ना करके ऐसे आ गया, आप जानते हो इसका मान फिर √2 निकल करके आता है। तो ऐसे चलता तो वो कितनी डिस्टेंस चलता, 1 और 1 2 चलता। अब ऐसे चल रहा है तो कितना चल रहा है आपका, √2 चल रहा है। √2 का मतलब 1.414 हो गया, है ना। आपका 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, और यही आपका आंसर आया 0.586। तो वो कह रहा है यहाँ पर कितने प्रतिशत दूरी बचाई? भाई 0.586 की दूरी बचाई उसने, कितने पर? 2 पर। गुणा किससे हो जाएगी आपकी? 100 से हो जाएगी। तो जब आप 100 से इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 58.6/2। 2 से काटोगे तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, कितने % आएगी? अब इसके आसपास का नंबर कोई है मिलता जुलता हुआ, तो इसके पास 30% है मिलता जुलता हुआ, तो लगभग में इसका जो बोर्ड ने आंसर माना है वो 30% माना है। तो ये भी सवाल प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में आया हुआ है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो लास्ट में ये वाली चीज़ मैं लगाता हूं, ये चीज़ मैं लगाता हूं, उसके लिए आप पहला लेक्चर ज़रूर देखें परसेंटेज का, जिसमें मैंने बिल्कुल आपको बेसिक क्लियर कर दिया है। आगे देखते हैं। एक संख्या का 30% क्या होगा? उसके 90% का मान 54 के बराबर है। कई तरीके से होता है। देखो 90% का मान तो आप कह रहे हो 54, मेरी बात सुनो, आपको 30% बनाना है। 90 को 30% बनाना है, किससे भाग दूं? 3 से भाग दे दूं, 3 3 9 30% हो जाएगा। तो यहाँ 3 से भाग दे रहे हो तो यहाँ भी 3 से भाग दे दो, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, यानी 30% का मान कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। इससे आसान क्या होगा? DSSB लाइब्रेरियन में आया हुआ क्वेश्चन है सन 2014 का। अगर आ गई बात समझ में तो आगे बढ़ जाते हैं। 12.5% के समतुल्य भिन्न क्या होगी? 12.5% का मतलब होता है मेरे बच्चों 12 दूनी 24 और 1 25/2।
25/2 होता है, परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/8 जो है इसका बिल्कुल सही मान हो जाएगा, इसको मैं आंसर मान लूंगा। ठीक है बेटा, आ जाओ। कहता है चाय की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। देखो कीमत और खपत एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। खपत का मतलब कितना कंज्यूम कर रहे हो, जैसे पेट्रोल है ना। जैसे ये कह रहा है कि किसी गृहस्थ को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जैसे खर्च में वृद्धि ना बढ़े। अगर आप सेम रखोगे तो ये वाली कंडीशन लगती है। खर्च टोटल, जैसे पेट्रोल है, मैं तो भाई 100 रुपए का ही पेट्रोल डलवाता हूं। पेट्रोल अगर महंगा हो गया तब भी क्या होगा, मैं 100 रुपए का ही तेल डलवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत तो 100 रुपए की है। लेकिन क्या 100 रुपए में अब उतना तेल मिलेगा? नहीं, तेल कम मिलेगा, खपत कम हो जाएगी, कीमत बढ़ेगी। तो 10% की वृद्धि होती है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/10, यानी 10% की वृद्धि हो रही है कीमत में। तो कीमत की बात करूं तो कीमत पहले 10 थी तो अब 11 हो गई, यानी खपत की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती है। पहले खपत 11 की थी तो अब खपत 10 की हो जाएगी। तो कितने का चेंजमेंट आएगा? 1 का चेंजमेंट 11 पर आएगा, गुणा 100 से करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। तो जब आप इसको इससे काटोगे तो 9.09% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है साहब। आ जाओ 15वां क्वेश्चन। एक वस्तु का मूल्य, देखो फिर आ गया, 30% घटाने पर इसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। 30 घटाया है, 20 बढ़ाया है, प्लस का माइनस का 30 गुणा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, 30 और 20, माइनस का 10 आया, 3 दूनी 6 आया, तो यह आया गया माइनस का 16। माइनस का 16 का मतलब होता है 16% की कमी। ये तो बात अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर कमी होती है, कहाँ पर वृद्धि होती है। गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवालों में हमेशा दोनों ऑप्शन आपको वो देगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कह रहा है यदि ए पी से 10% कम है, एक हो गया ए, एक हो गया पी। ए पी से 10% कम है, ए पी से 10% कम है, यानी ये 100 है तो ये 90 है। कहने का मतलब 0 से 0 काट दूं, ये 10 है तो ये 9 है। उसके बाद कहता है बी क्यू से 30% कम है, यानी ये 100 है तो ये 70 है। एक 0 से एक 0 कटवा दूं। ए बी पी क्यू से कितने प्रतिशत कम है? अगर ए बी का मान निकालूंगा तो 9 सत्ते 63 बैठेगा, और पी क्यू का मान निकालूंगा तो 100 बैठेगा। ये हो गया आपका ए बी का मान, और ये हो गया आपका पी क्यू का मान। तो वो कहता है ए बी का मान पी क्यू से कितने प्रतिशत है? देख लो बेटा, यहाँ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 37 कम है, यानी 37% कम है। तो 37% मेरा आंसर आ जाएगा। प्राइमरी शिक्षक में आया हुआ सवाल, और सेकेंडो में कर दिया भाई साहब, सेकेंडो में, है ना। आ जाओ आगे। शहर की वयस्क आबादी जो है वो 70% पुरुष हैं तथा 60% महिलाएं हैं। चलो भाई, 100 जने हो गए टोटल। अब 100 में से मैंने ये कह दिया कि 70% पुरुष हैं, है ना। अरे 70% पुरुष साक्षर कह रहा है, 70% पुरुष साक्षर कह रहा है। अब पुरुष कुछ होंगे, उसमें से 70% साक्षर होंगे। ऐसे ही वो क्या कह रहा है? ऐसे ही कह रहा है कि 60% महिलाएं साक्षर हैं, 60% महिलाएं साक्षर हैं, महिला हैं जो साक्षर है ना। तो कुछ महिलाएं होंगी, उन महिलाओं में से 60% साक्षर होंगी। आबादी का कितने प्रतिशत साक्षर है? नहीं बेटा, जब हमें पुरुष और महिलाओं की संख्या ही नहीं दे रखी तो हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? यानी इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। आ गई आपको बात समझ में? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। मैं कहता हूं कि पहली संख्या मानो, दूसरी मानो, तीसरी मानो। तीसरी संख्या से कह रहा है तो तीसरी को 100 मानो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% व 25% अधिक है। 10% अधिक है तो 110, 25% अधिक है तो 125। मैं कहता हूं 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे तो 25, और 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 20। ये आ गया, काट के छोटा हो जाता है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या की, देखो जिसकी कहता है वो नीचे आता है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? 100 से गुणा हो जाएगी, 25 से काट दूंगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान सवाल था।
19वें सवाल पर बढ़ते हैं। ए वाई का x% है, ए जो है वो y का x% है और b जो है वो आपका x का y% है। अगर आप देखो तो ये दोनों चीजें बराबर ही तो हैं, तो a बराबर हो गया आपका b के। वो क्या पूछ रहा था आपसे कि निम्न में से कौन सा सही है, तो a बराबर है b के। a और b के बीच संबंध, a छोटा है b से गलत, a b से बड़ा है गलत। a और b के बीच का संबंध, a और b के बीच का संबंध गलत, निर्धारित नहीं किया, गलत। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि a तो बराबर आ रहा है b के, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। कहता है a का 20%, यहां पर कहता है स्मॉल a का 20%। क्या कहता है, b बराबर b, हमने बराबर b बना लिया। 20 का 20 का b% कह रहा है, तो आपको क्या करना है, 20 का b% है तो b/100 होगा, है ना, b/100 होगा। आपने ये 20 लिख लिया और b की जगह आप क्या कर सकते हो, b की जगह a गुणा 20/100 रख सकते हो। और 100 पहले से भी है आपका, है ना, 100 पहले से भी है। 2 0 के आपके ये 2 0 कट जाएंगे, तो ये आप कह सकते हो a गुणा 4/100। a गुणा 4/100 का मतलब हो गया a का 4%। आ गई मेरी बात समझ में बेटा, a का 4% आपका सही आंसर। इसमें थोड़ा सा आपको ऑप्शन से मिलाना पड़ता है, कोई टफ नहीं है, आसान है ये सवाल, है ना। आ जाओ, एक विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं। 20% जो है कौन है, वो 8 वर्ष से कम के हैं, 8 वर्ष से कम वाले हैं, ठीक है। 8 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों की संख्या, 8 वर्ष के उम्र के छात्रों की संख्या का 2/3 है जो 48 है। अच्छा, 8 वर्ष वाले जो हैं, 8 वर्ष वाले जो हैं वो हैं 48, और 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो हैं, है ना, वो कितने हैं, 48 का 2/3 है, 48 का 2/3 है। तो जैसे 2/3 है तो 3 से 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया। अब आप ये देखो कि 48 और 32 ये दोनों अगर मैं मिला दूं तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 हो गया, ये टोटल 80 हो गया, है ना। और 20% 8 वर्ष से कम वाले हैं, 8 वर्ष से कम वाले जो हैं वो 20% है। तो आप मुझे ये बताओ कि 8 वर्ष वाला और 8 वर्ष से अधिक वाला, 8 से अधिक वाला, वो मिलाकर के 80% होने चाहिए। और 80% का मान 80 दे तो रहा है ना। तो वो कह रहा है उस विद्यालय में कुल, तो 80% का मतलब 80, तो ये 20% का मतलब 20 हो गया। तो टोटल मिलाकर के स्कूल में छात्र कितने हो जाएंगे आपके, 100 हो जाएंगे। 100 बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही, नो डाउट, है ना। आगे आ जाओ। कहता है ए और बी दो संख्याएं हैं। ए और बी दो संख्याएं कैसी संख्याएं हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग, 4% का योग, योग है तो योग कर दिया। फिर कहता है ए के 6%, ए के 6%, है ना, और बी के 8% के योगफल, बी के 8% के योगफल, योगफल हो गया। योगफल का 2/3 है, इसका 2/3 है, 2/3 है ना, 2/3 है। तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तो भाई ठीक था, ये आ जाएगा 5A + 4B, और नीचे आप इसके 100 ले लो, है ना। यहां पर आप चाहोगे तो क्या आ जाएगा, 6A + 8B, और नीचे आपका 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2/3 है तो 2 यहां गुणा में चला जाएगा और 3 आपका यहां गुणा में आ जाएगा। 3 पंजे 15A हो गया, 3 चौक 12B हो गया, 2 छंग 12A हो गया, और 2 अट्ठे 16B हो गया। बड़ा भाई छोटे भाई को अपने पास बुलाएगा तो 3A हो जाएगा, 12 उधर जाएगा तो 4B रह जाएगा। तो A और B का मान कितना हो गया, 4/3। ए और बी का मान हो गया 4/3।
तो वो आपसे पूछ रहा था ए और बी का अनुपात बता दीजिए, तो ये 4:3 कह लो, 4/3 कह लो या 4:3 कह लो, आंसर बिल्कुल सीधा सीधा है। 23वां क्वेश्चन और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये परसेंटेज का आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया। हमने सारे सवाल करके देख लिए परसेंटेज के, पूरे 5 वीडियोस देख लीजिए, सारे सवाल बहुत अच्छे से कराए गए हैं आपको। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, ऐसे ही बता दूंगा मैं 1% की कमी, लेकिन फिर भी 10 - 10 प्लस का 10 और गुणा में आता है माइनस का 10/100। तो ये वाला 10 इस वाले 10 से कट जाता है और ये 2 0 कट जाते हैं, आपका 1% की कमी आ जाती है। 1% कमी, सही है ना, -1% की कमी को दर्शाता है। तो मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छा सेशन है और बहुत मज़ा आया, है ना। अब DSSB का पेपर, मैथ का पेपर स्पेशली बहुत आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है? क्योंकि मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ पूरी की पूरी मैथ। आपको सुनने में आ रहा होगा कि CTET का एग्ज़ाम आ रहा है, CTET के एग्ज़ाम की मैथ्स और मैथ्स की पेडागोजी मैं दोनों कराऊंगा आपको, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेडागोजी कोई नहीं कराता है, तो पेडागोजी कराएंगे हम आपको, देखना आप मन लगा करके पढ़ना। ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वीडियोस को देखने के लिए। आपका DSSB, UP टेट, सुपर टेट, CTET, KVS, NVS, कोई सा भी एग्ज़ाम हो टीचिंग रिलेटेड हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा AP टीचिंग क्लासेस चैनल, जिस पर रेगुलर आपको YouTube पर क्लासेस देखने को मिल रही हैं। एक एक वीडियो उठाइए, आराम से पढ़ते जाइए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करते जाइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।